सो गाइस शुरू करते हैं आज का क्विक रिवीजन। वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना क्योंकि सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं। द टर्म फंड्स आर यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स कोष प्रवाह विश्लेषण में कोष का शब्द अर्थ होता है। तो जो कोष शब्द है उसका अर्थ होता है रोकड़ होता है, करंट एसेट होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, या करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी यानी चालू संपत्तियां या माइनस चालू दायित्व होता है। तो सही आंसर होगा आपका चालू संपत्तियां, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, इसका मीन्स होता है फंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एम्प्लॉय दियर राइट टू टेक पार्ट इन। प्रबंध में श्रमिक सहभागिता का निहितार्थ होता है उनके भाग लेने का अधिकार। एनुअल जनरल मीटिंग में भाग लेना, वार्षिक साधारण सभा में भाग लेना, प्रॉफिट शेयरिंग करना मतलब लाभ में लाभ भागिता करना, या शेयर होल्डर अंशधारिता में, या डिसीजन मेकिंग में किस में भाग लेना होता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भाग लेने को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन। परफॉर्मेंस रिव्यू इज अ मैनेजमेंट टेक्निक। ये एक मैनेजमेंट की टेक्निक होती है परफॉर्मेंस रिव्यू। निष्पादन समीक्षा किसकी होती है, कर्मचारियों को प्रेरित करने की, मोटिवेट एम्प्लॉयज, या टू फाइंड आउट कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज कर्मचारी की योग्यता ज्ञात करने की, या टू प्रमोट एम्प्लॉयज कर्मचारियों की प्रोन्नति ज्ञात करने की, या फाइंड आउट डिफिकल्टी ऑफ एम्प्लॉयज कर्मचारियों की कठिनाइयों को ज्ञात करना। तो सही ऑप्शन होगा आपका कर्मचारियों की योग्यता को ज्ञात करने की, मीन्स टू फाइंड आउट द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। अ स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड। अ स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड। एक स्टॉक परिवर्तित की माप होती है एक महीने के दौरान, एक वर्ष के दौरान, एक अवधि के दौरान, एक समय के दौरान। तो सही ऑप्शन होगा ओवर अ पीरियड, एक अवधि के दौरान। On retirement of a partner, the remaining partners who have gained due to change in the profit sharing ratio should be compensated the। किसी साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों को जिन्हें लाभ साझेदारी अनुपात में परिवर्तित के कारण लाभ हुआ है। लाभ जो साझेदारी थी उसमें जो लाभ साझेदारी अनुपात था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसमें परिवर्तन चेंज होने के कारण से उन्हें लाभ हो गया। तो क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। तो उन्हें किसको कंपनसेट करना चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर्स को केवल, या रिमेनिंग पार्टनर्स को जो पार्टनर बचे हैं, और साथ साथ उन पार्टनर को भी जो रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव सैक्रिफाइड जिनको लॉस हुआ है उनको, और जो रिटायर हो रहा है उनको, दोनों को करना चाहिए, या रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली हु हैज सैक्रिफाइड या केवल उनको जो सैक्रिफाइड हुआ है, या केवल नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा आप बी, मतलब ए बी सी तीन पार्टनर हैं या चार पार्टनर है डी, और सी जाता है तो सी तो सैक्रिफाई करके ही जा रहा है, साथ ही साथ ए भी सैक्रिफाई कर रहा है। इसका मतलब बी और डी को इन दोनों को जिन ने सैक्रिफाई किया है इन दोनों को कंपनसेट करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट। ऑन गोविंद, हरि एंड प्रताप आर पार्टनर्स। ये तीनों पार्टनर्स हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ गोविंद, गोविंद के रिटायरमेंट पर द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दिखाई गई है, वो भी कितने की, 24,000 रुपए की। तो क्वेश्चन ये है द गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ, ये गुडविल रिटर्न ऑफ की जाएगी। तो पहली बात ये अपीयर गुडविल है, ये आपकी वैल्यूड गुडविल नहीं है, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल पार्टनर लाता वो वाली नहीं है। ये क्या है, जो पहले से ही बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है। तो ये सभी साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ साझा अनुपात में डेबिट कर दी जाएगी, मतलब बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उनके पुराने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये डेबिट कर दी जाएगी उनके कैपिटल अकाउंट में, या शेष साझेदारों के, मतलब गोविंद भाई तो गए, शेष साझेदारों के पूंजी खाते में उनके नए लाभ अनुपात में डेबिट की जाएगी, या बाय डेबिटिंग रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल, या सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते से उनकी ख्याति के हिस्से से डेबिट की जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ए। जितने भी पार्टनर हैं आपका गोविंद है, हरि है और प्रताप है, और पहले से इन्होंने गुडविल दिखा रखी है और पार्टनर जा रहा है, इसका मतलब सभी के इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिटेड कर दी जाएगी उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द पार्टनर्स एसरसन
द पार्टनर हुज प्रॉफिट शेयरिंग हैव इंक्रीज एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नोन एज गेनिंग पार्टनर्स। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने से किसी पार्टनर को गेन हो जाता है तो क्या उस पार्टनर को या उन पार्टनर को गेनिंग पार्टनर कहते हैं? राइट, सही बात है। दूसरा रीजन दिया हुआ है आपका कि गेनिंग रेशियो जो होता है, गेनिंग रेशियो होता है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये भी बात सही है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो मतलब नया ज्यादा मिलेगा और पुराना कम। तो यही होता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, बिल्कुल सही होता है। इसलिए ये सॉरी, एसर्शन भी सही है और साथ में आपका रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसकी कर रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ए बी सी या डी? तो ऑप्शन सही होगा आपका ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो पहले केस स्टडी है, पहले आपको केस पढ़ना है और उसके बाद आंसर देने हैं, कोई लगातार 3 क्वेश्चंस के। तो केस पढ़ते हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:1। दियर कैपिटल वर 150 मतलब 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000 रेस्पेक्टिवली। अलग अलग उनकी क्रमशः जो कैपिटल दी हुई है, 1.5, 1 और 50 दी हुई है। कह रहे हैं कि प्लांट 1,40,000 हो जाता है, 1,40,000 का है, स्टॉक आपका 90,000 का है और पेटेंट्स आपके 18,000 के हैं। कैश आपका 31,000 रुपए है बिजनेस में और डेटर्स 80,000 के हैं एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000 का है। क्रेडिटर आपके 55,000 रुपए के हैं, 55,000 के। होता क्या है, आर रिटायर्ड हो जाता है, आर रिटायर्स ऑन द डेट एंड पी क्यू डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। कौन रिटायर हो रहा है, क्यों आर रिटायर हो रहा है, ये गया आर, आर को इनसर्कल कर दिया, आर रिटायर हो रहा है। और यहाँ पर जो आर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रखेंगे, आर के जाने के बाद कौन, पी और क्यू, वो रखेंगे 3:2। अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। कहने स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 82,000 एंड अमाउंट विल बी सो इन। कह रहे हैं कि जो स्टॉक था रिटायरमेंट के टाइम पर पता चला है, जब पुनः मूल्यांकन किया गया मतलब रिवैल्यूएशन किया गया, तो उसमें पता चला है कि आपका स्टॉक की कीमत कहाँ तक पहुंच गई है, 82,000 तक पहुंच गई है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर किस राशि, क्या राशि दर्शाई जाएगी। कह रहे हैं कि बताइए अमाउंट विल बी शो इन, तो ये जो अमाउंट है कहाँ पर दर्शाया जाना है। ऑप्शन ध्यान से देखना, कभी आप तब आप बताना कि कहाँ पर, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो कि नया आपका स्टॉक दिखाया जाएगा या बैलेंस शीट में, दूसरा लॉस हो गया, लॉस कैसे हो गया, आपने केस पढ़ा था, केस में देखिए स्टॉक कितने का दिया हुआ है। यहाँ पर जो स्टॉक आपको गिवन है, स्टॉक है आपका 90,000 का, वही स्टॉक कितने का हो जाता है, 82,000 का हो जाता है, मतलब 8,000 का लॉस हो गया है। और लॉस को डेबिट कर देते हैं किसमें, रिवलेशन अकाउंट में। तो 2 बातें हैं, इसको नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे आपकी एसेट साइड में 82,000 का, और आपका 8,000 क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रिवलेशन अकाउंट में। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। तो डेबिट साइड ऑफ रिवलेशन अकाउंट 8,000, या 8,000 डेबिट साइड में दिखा देंगे रिवलेशन अकाउंट की, या क्रेडिट साइड में दिखा देंगे रिवलेशन अकाउंट की, या क्रेडिट साइड में दिखा देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If patent are valueless, then what will be the new amount of the patents? तो बताइए, यहाँ एक बार मैं जोड़ता हूँ कि बताइए बैलेंस शीट में कितना अमाउंट, अब नई बैलेंस शीट में जो न्यू बैलेंस शीट होगी कितना अमाउंट दिखाओगे आप, किसका, पेटेंट का। तो पहले आप देखोगे कि पेटेंट हमारे थे कितने के। तो चलते हैं केस पर। तो यहाँ पर आपको पेटेंट जो दिए हुए थे वो थे 18,000 के, 18,000। तो 18,000 के आपके पेटेंट थे। अब आप यहाँ पर आ जाइए, तो अब आप क्या वैल्यू होगी इनकी, जब ये वैल्यू लेस हो गए, इसका मतलब कितने के हो गए, वो 0 के हो गए। तो इसका मतलब अब वैल्यू कितनी है, 0, शून्य है। तो आप क्या दिखाएंगे, 0 शून्य दिखाएंगे। आंसर आपके सामने बिल्कुल सामने दिख रहा है कि हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि बताइए व्हाट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब आप पुनः मूल्यांकन खाता तैयार कर रहे हैं तो इस समय पर लाभ होगा या हानि होगा और कितना होगा। तो आपको पता है, एक तो आपका 8,000 रुपए का नुकसान हो गया था, लॉस हो गया था, किस पर, स्टॉक पर हो गया था। और दूसरा क्या बताया गया था यहाँ पर आपको, ये भी बताया गया था कि आपके 18,000 के, 18,000 के क्या थे, वैल्यू लेस हो गए थे क्या,
ये वैल्यू लेस हो गया था आपका पेटेंट। तो दोनों का टोटल कितना हो गया आपका, 6 और 2 26,000। तो 26,000 का क्या हुआ आपको, ये लॉस हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, लॉस 26,000 का, ये भी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन कैसा लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग बजट, निम्नलिखित में से कौन कौन सा संचालन बजट से संबंधित है। संचालन बजट से संबंधित क्या है आपका, सेल्स बजट है, परचेज बजट है, प्रोडक्शन बजट है, या आपका ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a part of production cost budget, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लागत बजट का एक भाग नहीं है। मटेरियल बजट, सामग्री बजट, लेबर बजट, या कैश बजट, या प्लांट बजट, या सेल्स बजट। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, कैश बजट। कैश बजट आपका लागत बजट का एक भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैपिटल बजट, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूंजी पूंजी बजटिंग से है। लिक्विड रेशो, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, या ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, या नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन होगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैपिटल बजटिंग द टर्म कैपिटल राशनिंग एम्प्लाइज, पूंजी बजटिंग में पूंजी राशनिंग से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य होता है पूंजी राशनिंग से, दैट नो रिटेन्ड अर्निंग आर अवेलेबल, कोई भी प्रतिधारित आय उपलब्ध नहीं है, या दैट लिमिट फंड्स आर अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए सीमित निधियां उपलब्ध है, या दैट नो एक्सटर्नल फंड कैन बी रेज्ड, कोई बाह्य निधि नहीं जुटाई जा सकती, या दैट नॉट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द करंट, वर्तमान वर्ष में कोई नया निवेश की आवश्यकता नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, दैट लिमिट फंड्स आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। यह होता है कि लिमिट निवेश के लिए सीमित निधियां उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन, नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है कहाँ पर है, बिजनेस व्यापार में, एम्प्लॉयमेंट रोजगार में, प्रोफेशन पेशे में, या ऑल ऑफ द अबव सभी में। तो यहाँ पूछा गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है प्रोफेशन में, पेशे में, जैसे आपका एडवोकेट, टीचर और डॉक्टर, इनमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है एथिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ABC Limited is charging very low price which is just covering their cost so that it can be remain compet, competitive market. ABC Limited is achieving which organizational objectives, देखिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसका, कि वो सोच रहा है कि बस इतना कमा लो कि सर्वाइवल हो सके। मतलब एबीसी लिमिटेड बहुत कम कीमत वसूल कर रहा है अपने प्रोडक्ट की, जो सिर्फ उनकी लागत को ही कवर कर रहा है, केवल लागत कवर हो रही है, इतना कमा रहा है, ताकि वह प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन में बाजार में बना रहे। तो एबीसी लिमिटेड जो है यह संगठन के किस उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, क्वेश्चन इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन होगा आपका सर्वाइवल, मतलब एक बिजनेस सबसे पहले सर्वाइवल के लिए काम करता है और उसके बाद प्रॉफिट कमाता है, देन फिर वो अपनी ग्रोथ करता है, मतलब ब्रांचेज खोलता है जगह जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन में सभी क्वेश्चन लेने चाहिए, देखता हूं आप कितने रिवीजन करके बैठे हैं, देखता है इसका आंसर आप सही कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बताइए, माया इज कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए माया क्या कर रही है, कुकिंग फूड कर रही है, और राजू इज हेल्पिंग एज ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, जो रोड पर रहते हैं उन ओल्ड मैनों के लिए हेल्प कर रहा है राजू, आर डूइंग आउट ऑफ लव ऑफ सिंपैथी, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द पर्सन अबाउ। तो बताइए इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि यहाँ पर बताइए कि ऊपर जो व्यक्ति हैं वे कौन सी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। देखिए माया अपनी फैमिली के लिए बना रही है, और राजू जो रोड पर गरीब हैं उनके लिए हेल्प हेल्प और सिंपैथी के लिए काम कर रहा है। तो बताइए कौन सी एक्टिविटी होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, बिजनेस होगा, प्रोफेशन होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो सही आंसर होगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडी पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम,
टू एनी पर्सन इज कॉल्ड, किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देय हुंडी क्या कहलाती है? धनी जोग मुद्दती हुंडी, या फिरमन जोग मुद्दती हुंडी, या सहजोग हुंडी, या आपका जोखिमी मुद्दती हुंडी। तो सही आंसर होगा आपका धनी जोग मुद्दती हुंडी। धनी जोग मुद्दती हुंडी, जो कि किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हुंडी विच इज पेबल टू द होल्डर और बैरियर इज कॉल्ड, वह हुंडी जो किसी धारक या वाहक को देय होती है वह कहलाती है? फिरमन जोग हुंडी होती है, धनी जोग हुंडी होती है, या आपका धनी जोग हुंडी होती है, या आपकी नेम जोग हुंडी होती है? तो सही आंसर होगा आपका धनी जोग हुंडी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांटिंग एंड सैंपलिंग एंड प्लांट्स इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, पौधे और पौधे लगाना किस प्रकार के उद्योग से संबंधित हैं? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव। तो सही ऑप्शन होगा आपका जेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक इन इंडिया, ऑन विच डेट वॉज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च, मेक इन इंडिया परियोजना किस तारीख को लॉन्च की गई थी? 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 25 सितंबर 2014, या 8 नवंबर 2016। तो सही ऑप्शन होगा आपका 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैनरा बैंक Canara Bank opened a new branch in the Bangalore. It is fulfilling which of the following organizational objectives? कैनरा बैंक ने बेंगलोर में एक नई शाखा खोली है, यह निम्नलिखित में से किस संगठन आत्मक उद्देश्य को पूरा कर रहा है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, या इनोवेशन? तो सही आंसर होगा आपका ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट टू प्रोडक्ट फिनिश आ गुड्स। विनिर्माण उद्योग के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें मूल कच्चे माल को विभिन्न भागों में तोड़कर माल का अंतिम भाग तैयार किया जाता है? एनालिटिकल, या सिंथेटिक प्रोसेसिंग, या असेंबली? तो सही होगा असेंबली नहीं, सही होगा आपको ऑप्शन ए एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस इंसिस्ट ऑन, व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा किस पर जोर देती है? भारी लाभ कमाना, अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, या ब्रेकिंग बियरिंग रिस्क, या प्रॉफिट विद सर्विस? तो सही आंसर होगा आपका प्रॉफिट विद सर्विस, प्रॉफिट विद सर्विस, सेवा के साथ लाभ कमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए, ये क्वेश्चन तो इजी है बट इंपॉर्टेंट कुछ बताना है। टिम्बर इंडस्ट्री इज वो टाइप ऑफ इंडस्ट्री, लकड़ी उद्योग किस प्रकार के उद्योग से आता है? तो ये प्राइमरी होता है, सेकेंडरी आता है ट्रेजरी या मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आता है आपका प्राइमरी में। अब प्राइमरी में आपके दो आते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव होता है और एक आपका जेनेटिक होता है। तो यहाँ पर जेनेटिक और कंस्ट्रक्टिव का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कहते हैं एक तो होता है मछली पकड़ना, एक होता है मछली पालना। तो जो पालना है, मछली पालना, वो तो आ जाएगा जेनेटिक में, और जो मछली पकड़ना है समुद्र से वो आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव में। तो ये बताना था मुझे, जरूरी आपको याद रखना, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन एचपीएससी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट इज डिफाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है, कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट? तो सही ऑप्शन होगा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ कर्ता डाइज देन, यदि कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स टू एन एंड, क्या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय समाप्त हो जाता है? या रिमेनिंग मेंबर्स इलेक्टिस न्यू करता, या नया जो शेष सदस्य हैं वो चुनाव करते हैं किसका? नए कर्ता का। या नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर बिकम करता, या अगला सबसे वरिष्ठ जो भी सदस्य होगा वो कर्ता बन जाता है? या द बिजनेस कंटिन्यू विदाउट कर्ता, या कारोबार बिना कर्ता के जारी रहता है? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर बिकम्स कर्ता, अगला जो भी सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वह कर्ता बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशिर और गोरांस felt that there was an opportunity to business in the providing
a service of the online medical store to working people residents in Lucknow. They analyze the idea in the term technical, financial, and economic feasible. uh, Once they found all aspects of the satisfact are decided to start a company called Ghar Pahunch Dawa Private Limited. They got registered with the registrar of a company on basic of the given information about जो शिशिर है और गोरांस which type of step in the formation company is highlighted in the above. कंपनी शुरू की है, सिंपल लास्ट में पहुंच जाइए। उन्होंने कोई भी कंपनी शुरू करी, घर पहुंच दवा हो या खाना हो, उन्होंने एक कंपनी शुरू करी है और उसमें आपने देखा है कि दे गोट द रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के यहाँ उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। तो आप पूछ रहे बताइए कि कंपनी का अगर आप गठन करते हो, अगर कंपनी की शुरुआत करते हो, तो उसके जो स्टेप होते हैं, तो उसमें किस स्टेप पर, किस आपके कदम पर प्रकाश यहाँ डाला गया है? क्या यहाँ इनकॉर्पोरेशन की बात हो रही है, प्रमोशन की, प्रचार की, या कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने की, या कैपिटल सब्सक्रिप्शन की? तो सही आंसर होगा आपका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Directors take approval from where before issuing the share in capital market? कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार में शेयर को जारी करने से पहले तो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। कहाँ से मंजूरी लेते हैं? गवर्नमेंट, सरकार से लेते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेते हैं, सेबी से लेते हैं, नन ऑफ द अबव। तो ये लेते हैं सेबी से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a person wants to complete confidently in his business and wants no interference of any other person then suitable firm is, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में पूर्ण गोपनीयता चाहता है तथा किसी अन्य व्यक्ति से हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको बिजनेस करना चाहिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में करना चाहिए? तो उसके लिए परफेक्ट होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। यदि वह गोपनीयता सबसे ज्यादा चाहता है कि गोपनीयता बनी रहे और किसी का हस्तक्षेप भी ना हो, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टनर हु ओनली अलाउ अदर पार्टनर्स टू यूज हिज नेम एंड गुडविल इज कॉल्ड, वह पार्टनर जो अपने केवल गुडविल और नाम को यूज करने के लिए दूसरे पार्टनर्स को देता है, वह क्या कहलाता है? सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर। तो वह होता है आंसर सी, नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का भागीदार। नेक्स्ट, स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सार्वजनिक कंपनी के गठन के चरण निम्नलिखित में कौन से क्रम में होंगे? सबसे पहले प्रमोशन आएगा, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस आएगा, इनकॉर्पोरेशन आएगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन आएगा। तो इसमें से अगर आप इनको सही लगाओगे तो वो बैठेंगे। ऑप्शन आपका कैपिटल नहीं आता पहले, इनकॉर्पोरेशन भी नहीं, सबसे पहले आता आपका डी, प्रमोशन। सबसे पहले क्या होता है? प्रमोशन, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन होता है, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस होता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। इसको आपको बीच में से कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट, द लिमिटेड लाइबिलिटी एसोसिएटेड विद द पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिजल्ट from companies as legal entities separate from their owns। सार्वजनिक सीमित कंपनी से जुड़ी सीमित देयता कंपनी से उत्पन्न होती है क्योंकि वे अपनी खुद की कंपनी से अलग कानूनी इकाई होती हैं। बात सही कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द लिमिटेड लाइबिलिटी एसोसिएटेड विद द पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिजल्ट फ्रॉम द कंपनीज एज कंपनी कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द बैंक्स इजीली। सार्वजनिक सीमित कंपनी से जुड़ी सीमित देयता कंपनी से उत्पन्न होती है क्योंकि कंपनी आसानी से बैंकों से उधार ले सकती है। ये भी बात सही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस आपका कॉन्सेप्ट याद कराना था, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया है। हु इज कॉल्ड पेरेंट ऑफ अ कंपनी? कंपनी के पेरेंट मतलब कंपनी के स्वामी किसको कहा जाता है? डायरेक्टर को, रजिस्ट्रार को, प्रमोटर्स को, या शेयर होल्डर को? तो सही आंसर होगा आपका डी, शेयर होल्डर्स को। द सरप्लस और डेफिसिट
रिवलेट बाय द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, सरप्लस हो या डेफिसिट हो, जो भी रिवलेशन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के द्वारा बताई जाती है तो उसको आय और व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले आधिक्य या कमी को अंतरित किया जाता है। कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, प्रति भुगतान खाते में, रिसीट एंड पेमेंट भुगतान खाते में, यह थोड़ा सा गलत है, ये भुगतान खाते में होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में या कैपिटल फंड में, तो उसको ले जाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है आपका कैपिटल फंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस? निम्नलिखित में से कौन सा खाता प्रारंभिक शेष से आरंभ नहीं होता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिकवरी अकाउंट? तो सही आंसर होगा आपका ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसी भी आपके ओपनिंग बैलेंस से शुरू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द एब्जर्वेट फ्रॉम फॉर्म ऑफ प्राप्ति एवं भुगतान खाता संक्षिप्त रूप है, तो किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये संक्षिप्त रूप है आपका कैश बुक का, पासबुक का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका ए, कैश बुक का संक्षिप्त रूप जो है वो होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सेल प्रोसीड्स ऑफ ग्रास इन केस ऑफ स्पोर्ट क्लब, एक खेल क्लब के संदर्भ में घास की बिक्री से होगी, घास की बिक्री से राशि प्राप्त हुई है, पैसा मिला है, उसको कैपिटल रिसीट कहेंगे, एसेट कहेंगे, रेवेन्यू रिसीट होगी या कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर रेवेन्यू रिसीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड फिगर रिलेटेड टू, आय व्यय खाते में आंकड़े जो सम्मिलित होते हैं वो प्रीवियस ईयर के होते हैं, करंट ईयर के होते हैं, फ्यूचर के होते हैं, या सभी के होते हैं? वो होते हैं करंट ईयर के। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकास पैसलो ने व्हेन डिड लुकास पैसोली डिस्क्राइब डबल एंट्री सिस्टम फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम कब किया था? 1493 में, 1593 में, 1594 में, या 1494 में? तो सही आंसर होगा आपका 1494 में। और आप चेक कर सकते हैं इसका, आप इसका वो भी चेक कर सकते हैं कि आपका, थोड़ी सी डिटेल भी इसको दे देता हूँ। तो सही आंसर होगा आपका 1494। बाकी इसमें पढ़ लेना, दोहरा लेखी के प्रणाली का जन्मदाता भी लुकास पैसोलॉजी है, इटली के ये वेनिस नगर के रहने वाले थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक किसमें, डी कंपनसेट ऑफ स्क्रिप्शन 1994 में दी थी, और दोहरा लेखा प्रणाली का वर्णन किया गया था 15 जनवरी 2021 को, यहाँ वर्णन हुआ था और यहाँ इन्होंने ये दिया था। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, prefix of CS on the member of the institute has been granted by ICSI on, कब दिया गया था इसको प्रीफिक्स CS? तो वो दिया गया था आपका जून 23 से 24 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लेखांकन मानक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन सी, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ द मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्टिंग प्रोमोट्स, माप की सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग किसको बढ़ावा देता है? कंपेयरबिलिटी को, अंडरस्टैंडेबिलिटी को, रिलीवेंस को, या रिलायबिलिटी को? तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, कंपेयरबिलिटी को। डबल अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बुक keeping in which accounting is done through the personal and impersonal account. This definition is given by, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक तथा अव्यक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो सही आंसर होगा आपका R.N. कार्टर। आपको याद रखना, कार्टर ने यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड, कोषों से समस्त साधनों से पूंजी की लागत को कहा जाता है? स्पेसिफिक कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, या सिंपल एवरेज कॉस्ट? तो सही आंसर होगा आपका कंपोजिट कॉस्ट, सामूहिक लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, कार्यशील पूंजी का मुख्य स्रोत होता है पब्लिक डिपॉजिट, शेयर, डिबेंचर्स, या रिटेन अर्निंग? तो सबसे अच्छा सोर्सेज होता है रिटेन अर्निंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज इन द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में किससे चेंज नहीं होगा? किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन नहीं होगा? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश,
परचेज ऑफ मशीन बाय कैश या सेल ऑफ गुड मशीन बाय चेक। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, परचेज ऑफ गुड फॉर कैश। माल नगद खरीदने से आपकी वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर आप माल खरीदते हैं तो देखिए करंट एसेट में ही आपने कैश को स्टॉक में चेंज कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर होती है तो किसके बराबर होती है? वैल्यू ऑफ ऑल एसेट, वैल्यू ऑफ करंट एसेट, या ओनर्स, या ओनर्स प्लस क्रेडिट एसेट, या आपका डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, तो सही ऑप्शन होगा आपका डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ फंड? क्रेडिट सेल ऑफ द बिल्डिंग, इसमें से किसका, ये पूछा गया कि किसके परिणाम स्वरूप वित्तीय साधन का प्रवाह होगा? या इशू ऑफ बोनस शेयर, या गुडविल ऑफ द रिटर्न ऑफ, या ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो सही ऑप्शन होगा अपना क्रेडिट सेल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज ये था आपका फटाफट क्विक रिवीजन। आपने देखा बीच में हमने कोई बात नहीं कही, मेन मकसद था कि आपका समय बच जाए और आपका रिवीजन हो जाए। और रिवीजन, क्विक रिवीजन की एक बात और बता देता हूं मैं आपको। देखिए क्विक रिवीजन का ये मीन्स या ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि आप सोचे कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। इसका मीन्स ये होता है कि कार्यशील पूंजी का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके माइंड में कार्यशील पूंजी तुरंत आ जाए कि कार्यशील पूंजी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो। तो यही रिवीजन कहलाता है, सच्चे अर्थ में रिवीजन यही है, इसलिए आपके कम समय में ज्यादा रिवीजन दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था सब्सक्रिप्शन की आई नीड, और आई नहीं, आपकी कॉमर्स कम्युनिटी को भी नीड है, क्योंकि कॉमर्स कम्युनिटी को अगर आपको सुदृढ़ करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए कॉमर्स कम्युनिटी के लिए आपको काफी कुछ करना होगा। तो उसकी ही एक पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ऐसे लिंक को शेयर करें। आशा करते हैं आपका एग्जाम कल बहुत अच्छा होगा, दुआ है कि आपका एग्जाम अच्छा हो। शुभकामनाओं के साथ, हक आपका टीम।